हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने लिखा है, और इनके बारे में हम लोगों ने अभी तक ब्रीफ जाना था कि महात्मा गांधी वो बताना चाहते हैं कि आखिर इंडिया में ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो औरों जगह नहीं मिलती है। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि दुनिया की सभ्यता का तो नहीं कह सकते कि कितना आगे तक है। जनरली बहुत सारे सभ्यता बने और चले गए, और चाइना का हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इन सभी ओवरऑल में देखा जाए तो इंडिया का जब से सिविलाइजेशन बना हुआ है, संस्कृति और सभ्यता आज भी बरकरार है। और उनके अनुसार हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि आगे ये क्या कहना चाहता है। पॉइंट नंबर 9 से देखेंगे हम लोग। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। भारतीय सभ्यता को जो कि मेरे द्वारा वर्णन किया जा रहा है, या मैं जैसा मानता हूं या मैं जैसा कह सकता हूं, बता सकता हूं उसके बारे में, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेटरीज। मतलब क्या कह रहा है कि ये समझिए कि बस वही चीजें डिनोट कर रहा है जो यहाँ की चीजें हैं, जो बोलती है यहाँ की चीजें, सिर्फ वही चीजें डिनोट करती है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन। कह रहा है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं, कोई ऐसी सभ्यता नहीं जिस सभ्यता के अंदर जितने भी मेन हो सभी परफेक्ट हो। इट मीन सभी के पास परफेक्ट क्वालिटी मेंटेन करता हो, ऐसा कोई भी सभ्यता पूरी दुनिया में नहीं है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अगर भारतीय सभ्यता की वृत्ति की बात करें कि भारतीय सभ्यता की वृत्ति कैसी है, छवि कैसे है, तो कहेंगे इज टू एलिवेट द मोरल विंग। कह रहा है कि ये हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाता है, नैतिकता का शिक्षा देता है हमें। डैश ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट अनमोरालिटी। इट मीन्स डैश ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये क्या है कि वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता है इज टू प्रोपोगेट अन इमोरलिटी। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है इसको गलत तरीके से क्या करती है, गलत तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, एक प्रकार से दोष लगाती है कि हमारी इंडिया कैसी है, इमोरल है। इमोरल मीन्स अनैतिकता धारण करने वाली है। कैसे? जैसे कि वेस्टर्न सभ्यता रखती है, यानी कि पूरे वेस्टर्न सभ्यता को इमोरल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस, द फार्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस, द फार्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। कह रहे यहाँ की जो किसान है वो यहाँ के भगवान को सिर्फ मानता ही नहीं बल्कि उनको पूजता है। अपनी पूरी कृषि, पूरी खेती उस एक भगवान के भरोसे करता है कि अगर आपने पानी अच्छे से बरसाया तो खेती अच्छी होगी, हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों की पेट पलेगी। अगर आप हम पे कृपा नहीं करें तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। यानी कंप्लीटली हम गॉड पे इतना बिलीफ रखते हैं कि बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द नेचर हम लोग की लाइफ जो है चल रही है। उसके बाद कहता है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, यानी इतनी हमारे अंदर समझ है और इतना ज्यादा हमारे अंदर विश्वास है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। आज भी हम लोग के अंदर इतनी समझ, इतना विश्वास है, और हर भारतीय को अपनी पुरानी सभ्यता से इतना प्रेम है जैसे कि एक छोटे बच्चे अपने माँ के सीने से चिपके रहते हैं। समझ सकते हैं कि हम अपनी सभ्यता को, हम अपनी सिविलाइजेशन को एक माँ समझते हैं, हम अपनी इंडिया के रीति रिवाज, कल्चर को माँ समझते हैं, और हम लोग उसको इस तरह उनके साथ जुड़े रहते हैं जैसा एक बच्चा अपने माँ के साथ जुड़ा रहता है। एक पल के लिए भी एक बच्चा जैसे अपने माँ से दूर होना नहीं चाहता है, वैसे ही हम इंडियन अपने सिविलाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि इंडियन सिविलाइजेशन के साथ हमारा कनेक्शन क्या है,
औरों से अलग क्या है और लोग क्या बवंडर उठाते हैं वेस्टर्न वाले, उनके बारे में भी तक जाना। अब पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, जरा वो देखिए। कहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। कह रहा है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का बिल्कुल भी विरोधक नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं नफरत करने वाला हूं पश्चिमी सभ्यता से। आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टू द वेस्ट, अर्थात कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, फॉर मेनी थिंग्स मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। कह रहे हैं ये कि मैं तो विदेशी सभ्यता संस्कृति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उसे तिरस्कार नहीं करता, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उनकी साहित्यिक चीजों से, उनकी संस्कृति और सभ्यता से कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिली है। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। कह रहा है कि मैं थैंकफुल, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं उनके लिए आभारी हूं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, जो आधुनिक सभ्यता वहां की बनी और जिस आधुनिक सभ्यता में हमें शिक्षा मिली, दैट इफ आई वांट, जिससे यदि मैं चाहूं, इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, जिससे मैं अपने भारत को सबसे ऊंचे चोटी तक ले जा सकता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, मैं अपने देशवासियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं दैट आफ्टर ईयर्स, वर्षों बाद, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सालों साल बाद मैंने वहां के आधुनिक रीति रिवाज और सभ्यता से कुछ अनुभव ग्रहण किए हैं। आई हैव लर्न्ड वन लेसन, मैंने एक पाठ वहां से सीखा है, फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सून इट एट ऑल कॉस्ट। क्या कह रहा है कि मैंने एक पाठ, एक चैप्टर, एक सीख वहां से ली है जो मैं हर कीमत पर हम बताना चाहते हैं और अपने देशवासियों को ये चीजें शेयर करना चाहते हैं। 11 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। बात ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से सीख प्राप्त की है, तो जानने वाली बात आती है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन होता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, जिसमें आपका आधुनिक चीजों का, जिसमें भौतिक चीजों की पूजा की जाए। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इनमें जिनमें हम अपने चीजों को, हम जिनसे उत्पन्न हुए हैं या जिन कृत्रिम रूप से जिन चीजों को बनाए हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। इट इज अनएडल्टरेटेड materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of trump of material civilization। अगर हम मटेरियल सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन से निकाल के बाहर कर दें तो देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब सीधे शब्दों में कहे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इक्वल टू मटेरियल सिविलाइजेशन। इट मीन्स ऑल एंड एवरीथिंग्स विच आर inclusively in the material civilizations all are the same thing in the modern civilization। यानी सब कुछ जो मटेरियल सिविलाइजेशन अर्थात की भौतिक संस्कृति या सभ्यता हमें बताती है, सारी चीजें हमें क्या बताएगी जी, यही चीजें हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन भी सिखाती है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। और आगे हमारा क्या कहता है कि आगे अगर देखेंगे पॉइंट नंबर 11 में ही आगे हम लोग देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 12 आ जाती है, कहता है इट इज परहैप्स अननेसेसरी, ये शायद क्या है, अननेसेसरी है, मतलब कि व्यर्थ है, इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द ट्रू सिविलाइजेशन। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह अनिवार्य नहीं है शायद, इफ नॉट यूजलेस, यदि कोई चीज अनुपयोगी नहीं है, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, तो हम दो सभ्यताओं को हम उनके गुणों की तुलना करें, तो यह करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, अनुपयोगी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि शायद ये जरूरी नहीं है हमारे लिए कि हम दो सभ्यताओं को क्या करें, उनके गुणों की तुलना करें। कह रहा है इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन
suited to its climate and surroundings. हम सीधे शब्दों में अगर कहना चाहें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वही चीजें है जैसा उसके क्लाइमेट को, जैसे उसके वातावरण को सूट करता है, ठीक उसी प्रकार का सिविलाइजेशन वहां पे बना है। एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक संस्कृति है, हमारे पास भी एक सभ्यता है, सुटेड टू आवर कंडीशंस, और ये हमारे अवस्था को सुटेबल है, यानी हमारे अवस्था में यह बिल्कुल सही तरीके से बैठता है। एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स, अगर सभी को अपने नजरिए से देखा जाए तो सारी सभ्यताएं जो सिविलाइजेशन है, भले वो आपका वेस्टर्नर हो अच्छा इंडियन हो, बोथ आर द सेम्स, अब सभी अपने जगह पर बिल्कुल सही है, कोई भी चीज गलत नहीं होता है, इस धरती पर सारे चीज सही होते हैं, ठीक है, अपने नजरिए देखने होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बंद घड़ी भी एक दिन में आपका एक बार सही टाइम जरूर बताती है। इट मीन्स क्या, बंद घड़ी का भी अपना एक रोल है, उसी तरह से इस धरती पर हर चीज का एक अपना रोल है, और हर कुछ अपने आप में अच्छा है, बस देखने का नजरिया और करने का नजरिया जो होता है अलग होता है। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर कोई भूखा इंसान है, अगर वो चोरी करता है, अगर किसी से रोटी चुरा के लाता है, तो उसके नजरिए से ठीक है, क्योंकि अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा, और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने रोटी चुराया। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखिए तो ये क्राइम है, क्योंकि किसी के दूसरे के चीज को चुराना, बिना कहे ले लेना, यह एक अपराध है। तो कहने का मतलब है कि रिस्पेक्ट उनके अकॉर्डिंग होते हैं तो सारी चीजें सही होती है। पॉइंट नंबर 13 देखिए क्या कहता है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अगर हम आधुनिक सभ्यता की तुलना करें, डिस्टिंग्विश करें, इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वंस, अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की को और आपका ह्यूमन वंस जो मानव की इच्छा है उनके बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहे, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके चरित्रों का चित्रण करना चाहे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड द स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वंस। तो अगर हम तुलना करना चाहे आधुनिक को पुराने सिविलाइजेशन से, तो जितने भी हमारी चाहत है आज के समय में, वो हमारे पुरानी संस्कृति सभ्यता में उन सभी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन था। जैसे लड़कियों को बाहर नहीं निकलना है, अपने चेहरे पूरे नहीं दिखाने हैं, ठीक है, इसके अलावा कपड़ों को एक मतलब कि सभ्य तरीके से कपड़े पहनने हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले मनाही था, लेकिन अब मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग अपने आप को मॉडर्न महसूस कर रहे हैं। कह रहे थे मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबलनेस arises really from want of living faith in a future state, therefore also in divinity. The restaurant of ancient Eastern civilization arises from belief, often in spite of ourselves, in future state and the existence of a divine power. क्या कह रहा है, द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर पूर्वी सभ्यताओं के अगर पुराने रेस्टोरेंट को देखेंगे आप, अराइजेस फ्रॉम द बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स, ये पुराने विचारधारा को मानने वाले थे, हम लोग में ज्यादा विकास होने के बावजूद भी, इन अ फ्यूचर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन पावर, आज भी हम लोग दैवीय शक्ति पर भरोसा करते हैं। मतलब क्या, प्राचीन समय से हम लोगों ने जिस दैवीय शक्ति पे भरोसा किया था, आज भी उन चीजों पे हम भरोसा करते हैं। करे सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, कह रहा है सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, अगर हम आधुनिक आविष्कारों की बात करें, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, तो वह इन चीजों को मतलब दैवीय शक्ति पे विश्वास को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, कहता है कि नहीं ये चीजें सही नहीं है, इन पे विरोध करता है इनका। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस, लेकिन
हम लोग इस पे कतई संदेह नहीं करते दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि एक इंसान की जो जीत है लाइज इन द रेजिस्टेंस, वह क्या करते हैं, रुकावटों से जूझकर ही आगे निकलती है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोनेटरी प्लीजर। कह रहा है वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेनिंग अवे, कह रहा है आपको कि हम लोग, कह रहा है आपको कि बार्टेनिंग अवे द परमानेंट गुड, कह रहा है कि आपको बार्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज का मोल भाव करना, मतलब कि लेन देन करना। तो कह रहा है वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में है, बार्टेनिंग अवे, क्योंकि हम लोग लेन देन करना शुरू कर दिए हैं जो परमानेंट गुड्स है और जो मोनेटरी प्लीजर है, जो अभी का हाल फिलहाल का हमें कम समय का जो हमें आनंद मिलता है, उसके साथ हम लोग परमानेंट खुशी का समझौता कर रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्या है, हमारी जो अपनी पहचान है, हमारी जो अपनी पहचान है वह वास्तविक खुशी किसमें है, परमानेंट गुडों में है, परमानेंट चीजों में है। तो परमानेंट अच्छाई को छोड़कर हम लोग हाल फिलहाल की खुशी के पीछे भागते हैं। 15 नंबर पॉइंट कहता है जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे पश्चिमी सप्ताह में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, वे लोग अलग अलग तरीके के खोज करते हैं। इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म एक मार्वलस डिस्कवरी थी, एक आपका अत्यंत अच्छी खोज थी धार्मिक क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, जिसमें आत्मा की बहुलता है, जिसमें आत्मा की मान्यता है। जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं होती है, तो लेकिन यहाँ पे आत्मा की मान्यता होती है, भगवान की मान्यता होती है, मूर्ति पूजा होती है, इन सारी चीजों की मान्यता है। तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न वाले लोग खोज करने में आगे अलग अलग चीज खोजते हैं, और इन खोजों में हिंदू धर्म की खोज सबसे बड़ी खोज के रूप में जानी जाती है। पॉइंट नंबर 16 देखिए, कह रहा है वी हैव नो आई ऑफ दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कह रहा है कि बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, इन अच्छी और सबसे बेहतरीन आपकी जो डिस्कवरी है, इसके लिए मेरे पास कोई भी विचार नहीं है मेरे प्रति कि मैं इसके प्रति कोई भी कटाक्ष या कोई अपनी बात रखूं। ये द बेस्ट है अपने आप में। वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। कह रहा है वी आर डेजल बाय द मटेरियल, हम लोग के आंखों पे पर्दा पड़ गया है, धुंधला सा पड़ गया है मटेरियल प्रोग्रेस का, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी सभ्यता ने सामानों का, वस्तुओं का जितना प्रोग्रेस किया है वह देखकर हमारे आंखों पे पर्दा पड़ गया है और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। कह रहा है आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दिस प्रोग्रेस। कह रहा है कि आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ द प्रोग्रेस, मैं इस प्रोग्रेस से इनेमर्ड नहीं हूं। इनेमर्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। तो मैं इन चीजों से क्या हूं, मोहित नहीं हुआ हूं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग ऑन रश ऑफ मटेरियलिज्म। कह रहा है इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम, यह भगवान की ही चतुरता या कृपा है, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, जिन्होंने भारत को बचा रखा है, प्रोग्रेसिव अलोंग दीज लाइन्स, इस तरह के प्रोग्रेसिंग वाले चीज से, प्रोग्रेशन से, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग ऑन रश ऑफ द मटेरियलिज्म। कह रहा है कि स्पेशल जो मिशन है, जो प्रकृति की चीजें हैं उनको नष्ट करके मटेरियलिक एक दुनिया बनाए, ऐसा सोच भारतीयों का नहीं है, यह भगवान की कृपा ही तो है। मतलब भगवान ऊपर वाले एक अलौकिक की आपकी शक्ति की यह सब क्या देन है। आफ्टर ऑल, अगर इन सब के बावजूद देयर इज समथिंग इन द हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कह रहा है
कि हिंदुइज्म ही हमें क्या है जो आज तक जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है भारतीय मतलब कि हिंदू धर्म में, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसे इसे आज तक जिसने जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड, यह एक ऐसा गवाह है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, जो कि बहुत सारे धर्मों को क्या किया है, अपने सामने ध्वस्त होते हुए देखा है। उनमें कौन है, बेबीलोनियन है, सीरियन है, पर्सियन है, इजिप्टियन है, ये सभी सिविलाइजेशन उनके देखते देखते अर्थात कि हम लोग की सभ्यता के देखते देखते नष्ट हो गई है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, एक बार एक झलक एक नजर खुद पे डालो। वेयर द रोम एंड वेयर द ग्रीस, सोचो एक बार कि रोम कहाँ गए, ग्रीस कहाँ गए। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आपको कहीं पे भी ग्रीस रोम मिलता है आज क्या। द इटली ऑफ गिबन और रेदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, पहले जो रोम हुआ करता था आज इटली हो गया। गो टू ग्रीस, अगर ग्रीस की बात करो, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जो पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन वहां पे बनी थी। देन कमिंग टू इंडिया, जो भारत में आई, लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडियन एस इंडिया स्टिल लिविंग। कह रहे उस उतने पुराने समय में ग्रीस की सभ्यता बनी, एटिक सिविलाइजेशन बनी और नष्ट हो गई। उस समय से उसके पहले से बना हुआ इंडियन सिविलाइजेशन आज भी चल रहा है। सोचिए कितना पुराना सिविलाइजेशन है हमारा, कितना ज्यादा कंटिन्यूटी है। 90 नंबर कह रहा है ट्रू, सही बात है। देयर वेयर डंग हिप्स टू, यहाँ पे समझिए कि डंग हिप्स थे, मतलब कि गोबर की तरह एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह बने हुए थे सिविलाइजेशन। कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे आपके क्या बने, सिविलाइजेशन बने, हियर एंड देयर, यहां वहां। बट देयर आर रिच ट्रीजर बॉडीड अंडर देम, और लेकिन सब के सब क्या हो गए, मिट्टी में दफन हो गए। एंड द रीजन्स व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। यह ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हिंदू धर्म ने मटेरियल खोजों पे नहीं जोड़ दिया, उसने स्पिरिचुअल लाइंस को माना, अध्यात्म को अपनाया। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर कहता है आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता। आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस, ये उन चीजों पर निर्भर नहीं करती जिससे हम सेल्फ इंडल्जेंस यानी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वंस सेल्फ डेनियल, बल्कि हम अपने आप को इससे अस्वीकार करते हैं कि मटेरियल चीजों को हम स्वीकार करेंगे ही नहीं, इन चीजों पे निर्भर करती है। उसके बाद कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन, 21 कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियन के लिए तो सूटेड है, सही है, बट इट विल मीन र्यून फॉर इंडियन इफ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, लेकिन यह भारत को भी नष्ट कर देगी अगर हमने यूरोपियन सभ्यता का कॉपी करना शुरू किया। दिस इज नॉट टू से, यह कहने की जरूरत नहीं है दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, हम खुद से उन सभी को अपने साथ एसिमिलेट नहीं कर सकते, सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वेदर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। कह रहे कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यूरोपियन जो संस्कृति सभ्यता है वह सही नहीं है, बट विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, लेकिन उसके साथ जो उसकी बुराइयां है उसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को जरूरत है कि हम उसकी सभ्यता के साथ एसिमिलेट होने की कोशिश न करें, हम उसकी कॉपी करने की कोशिश न करें।
पॉइंट नंबर 22 कहता है हमारा कि द insistent search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I take bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves. कह रहा है द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल, जो वस्तुओं की, सामानों की जो जितना ज्यादा खोज कर रहे हैं, जितना ज्यादा कंफर्ट हमें चाहिए, देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन इविल, यह एक क्या है, बड़ी इविल है, एक बड़ी बुराई का एक सबब बन रहा है. एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं ये कहने में समर्थ हुआ दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव नो रीमॉडल देयर आउटलुक. लेकिन आज अगर देखा जाए तो यूरोपियन का कोई भी रीमॉडल, उसका अपना आउटलुक ही दूसरा कुछ नहीं है. इफ दे आर नॉट पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, अगर सिर्फ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, तो वो मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन के गुलाम हो जाएंगे. होना जरूरी है, होना ही एकदम. जैसे आप जरा सोचिए ना, आप आज के समय में मोबाइल और मशीन के गुलाम होते जा रहे हैं कि नहीं. एक दिन मोबाइल के बिना आप रह पाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता. तो ये सभी है. इट मे बी माई रीडिंग इज रॉन्ग, यदि मेरा कहना गलत है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द ग्लोबल फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ. क्या कह रहा है? इट मे बी रिगार्डिंग इज रॉन्ग, हो सकता है यह गलत संदर्भ में हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ. जिस तरह से गोल्डन फ्लीस हमें लगता है यूरोपियन संस्कृति सभ्यता, अगर उसके पीछे इंडिया टू रन आफ्टर, अगर उसके पीछे भागते रहा तो क्या हो जाएगा? श्योरली यह भी अपना अंतिम कगार पे पहुंच जाएगा. लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर. एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने बातों को समझिए और जरा जानने की कोशिश कीजिए कि वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो क्या रहा है. प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. हमारी जो सोच थी क्या थी? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. ये गांधी जी की लाइन है, जबरदस्त लाइन है कि आप सिंपल रहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. सीधे रहिए और आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए. आपकी पहनावा ओढ़ावा दिखावा ऊंचा नहीं होना चाहिए, आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए. टुडे इट इज सर्टेन दैट द मोटो ऑफ द मिलियंस कैन नॉट हैव लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग. आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि हम सिर्फ अपना लेवल ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग का लेवल ऊंचा नहीं करना चाहते हैं. अब देखिए, लेवल ऊंचा होना, थिंकिंग के लेवल ऊंचा होना, दोनों में डिफरेंस कैसे है. जैसे मान लीजिए कहीं पे जाते हैं आप, तो जिसका लेवल सिर्फ ऊंचा बढ़ाना चाहता है वो क्या करेगा? 10 आदमी के बीच में पूरा बन ठन के खड़ा होगा और अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करेगा. और जिसके पास थिंकिंग अच्छी हो, जिसका थिंकिंग ऊंचा हो, वह 50 आदमी के बीच में भी रहेगा तो सबके साथ मिलकर रहेगा. उसे लोगों को मालूम ही नहीं होने देगा कि उसके पास कितना समझ है, कितना नॉलेज है और कितना कुछ उसके आता है. वो सबके साथ सिंपल मिलकर रहेगा. और जो लेवल शो अप करना चाहते हैं उनके पास सिर्फ लेवल ज्यादा होगी, थिंकिंग का लेवल लो है. तो हमारे पास पहले क्या थी कि थिंकिंग का लेवल हाई था और हमारे पास क्या था? सोचने समझने की, आपका रहने का तरीका सिंपल था. कह रहा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म. अगर सिविलाइजेशन को वास्तविक संदर्भ में समझे, कॉन्जिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब गुणन करना नहीं, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. कि हमारे पास डेलिब्रेशन होना चाहिए कि हमारे जो चाहत है उसके प्रति रेस्ट्रिक्शन को हम फॉलो करें. दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्वाइव. सिर्फ ये सभ्यता और संस्कृति की ये सोच जो होगी ना, ये हमारे अंदर
प्रमोट्स कंटेंटमेंट, मतलब हमारे अंदर संतुष्टि लाएगी, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी, कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्वाइव, जीने के लिए असली जो आपकी सेवा की भावना है ये हमें देगी। करा सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। करा सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी, हमारे बॉडी को भी कुछ फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट्स की जरूरत होती है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, यह हमें हेल्प करने की बजाय हमें और ज्यादा पीछे करता है। कैसे पीछे करता है? जैसे एसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन एसी का ज्यादा यूज करना हमारे अंदर आलस पैदा करता है, हमारे अंदर फैट का लेवल ज्यादा करता है, जिनकी वजह से आप बाहर ना निकल पाते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। सुबह में अगर अच्छे से टहले तो ये आपको एसी से कम नहीं मजा देगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर उसे कंफर्ट में अगर हल्के में लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, तब तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा लेते हैं तो यही आपके लिए क्या बन जाता है? प्रॉब्लम का सबब बन जाता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स जरा आगे बात करेंगे हम लोग, और आगे बात करते हैं कहां पे? देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड number of wants and satisfying them seems to be delusion of a snare। क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है? इच्छाएं हैं, और क्या करते हैं हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी भरसक कोशिश करते हैं, ठीक है, और इनके पीछे क्या होता है? इनके वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और क्या होता है कि इनके वजह से हम क्या करते हैं? डिल्यूजन एंड अ स्नेयर, हम अपने फंदे में खुद फंसते चले जाते हैं, उन लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में खुद हम एक फंदे में फंसते चले जाते हैं। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, किसी की शारीरिक संतुष्टि, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, उसे बौद्धिक रूप से सोचने पर मिलती है, मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। अगर इस रूप में अगर देखें तो ये निश्चित रूप से आपके मौत के आखिरी, जिंदगी के आखिरी पॉइंट तक आपकी फिजिकल नीड्स कभी फुलफिल नहीं होती है। बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोल्यूपोटसनेस, क्या कहता है कि अगर आप क्या करते हैं? इसको डेलीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब क्या? इसे आप चाहते हैं कि और ज्यादा बढ़े, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि इसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, और पूरी कोशिश जब करते हैं तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर कामुकता बढ़ती है। ये वोल्यूपोटेंसनेस का मतलब होता है कामुकता, मतलब कि काम इच्छा की जागृत होना, तो इनसे आपकी फिजिकल क्या होती है? फिजिकल हरासमेंट शुरू हो जाती है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम, हमेशा हम लोग को उन फिजिकल चीजों, कल्चरल चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो हमें हिंडर नहीं करती हो, पीछा नहीं करती हो, इन हिज सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। हमें उन चीजों का फॉलो करना चाहिए जिनसे हमारी ऊर्जा कॉन्सेंट्रेट होती है, इकट्ठा होती है, जमा होती है, उसे लॉस करने की बात नहीं। चलिए इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है भाई? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इनके अनुसार यही है कि बस मटेरियल सिविलाइजेशन कह लीजिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लेवल हाई होता है, थिंकिंग लो होता है, लेवल हाई लेकिन थिंकिंग लो होता है। चलिए बात करते हैं, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन? कह रहे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब एक ही है, जितना ज्यादा आप क्या कर लीजिए? अपने आप को स्लेव बना लीजिए, गुलाम बना लीजिए सामानों को, वही आपका क्या है? वही आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन है। उसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? अगर आप मॉडर्न सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या है? ये हमारे पास शिक्षा का एक नया लेवल देता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा जितना कुछ देखें तो ये हमें क्या करता है? हिंड्रेंस करता है, पीछे करता है। उसके बाद कह रहा है फोर्थ नंबर, द ऑथर परसीव्ड डेंजर।
ऑथर मतलब डेंजर का सामना करता है, डेंजर की बात करता है फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन, हाउ मतलब आधुनिक जो खोज है, आविष्कार है, उनके कारण वह खतरा क्यों महसूस करता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने खतरे की सामान खुद ही बना रखी है। एटम बम खुद ही बनाया, मरेंगे खुद भी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेड़ पौधों की कटाई करी और पेड़ पौधों के बिना मरेंगे खुद ही। तो ये सारी चीजें हैं, क्या करता है कि इन्वेंशन की वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कह रहा व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म का क्या मतलब हुआ, जितने भी आपके आर्टिफिशियल आइटम बनते हैं उसी को मटेरियलिज्म कहा गया। कह रहा व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी संस्कृति सभ्यता किस पे डिपेंड करती है, हमारी हाई थिंकिंग पर और सिंपल लिविंग पर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर। क्लियर है फ्रेंड्स। कह रहा व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, अगर रियल सेंस में सिविलाइजेशन को देखिएगा तो कहता है कि लाइफ में जीने का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जीवन में कैरियर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जीवन में आपका हेल्प का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन सभी को जब कोऑर्डिनेशन को जब एक साथ जोड़ेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी का मतलब है कि हमें सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। अब ग्लोसरी एंड नेट्स में कुछ वर्ड्स देख लीजिए। इवॉल्व का मतलब होता है कि टू डेवलप, जिसके कारण कुछ विकास करता है। फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, किस्मत। प्रोज का मतलब होता है कि एंशिएंट इजिप्ट के जो आपके राजा थे उनको कहा जाता है। इमूवेबल का मतलब होता है अनवेविंग, अ फॉर्म, यानी कि एक लगातार एक लय में चलना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है मैग्निफिकेंस, मतलब क्या कि ज्यादा मैग्निफिकेंट होना, ज्यादा बड़ा होना। एस्टोलिड, एस्टोलिड का मतलब होता है स्लो विटेड, धीरे धीरे सोचने वाला। उसके बाद कह रहा है अनवेल, अ मेंटल ब्लैक ऑन विच ब्लैक स्मिथ परहैप्स सैप्स मटेरियल। कह रहा है एनविल एक प्रकार का आपका जूते की कैटेगरी है। सीट एंकर क्या होता है, सिक्योरिटी को सीट एंकर कहा जाता है। कन्वर्टिबल मतलब जो चीजें एक्सचेंज कर की जा सकती हो। अनब्राइडल, अनब्राइडल का मतलब क्या होता है, जो चीजें अनियंत्रित में हो। डिसेवडेड का मतलब क्या होता है, किसी के विरोध में आप जब क्या कहते हैं, कोई वाक्य कहते हैं तो उसे डिस्क्यूडेड कहते हैं। लाइफ, लाइफ कोरोडिंग्स, लाइफ कोरोडिंग का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, अपनी जिंदगी को धीरे धीरे नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका, उसके बाद कह रहा है स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप या जाल। उसके बाद कहता है इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बर्डन, मतलब कि बोझ। और वाइस का मतलब होता है इविल, इविल का मतलब क्या होता है कि बुराइयां। फ्लोरिशिंग, थ्रिविंग, ग्रोइंग इन अ हेल्दी मैनर। ठीक है, फ्लोरिशिंग का मतलब ग्रोइंग इन अ हेल्दी मैनर, अच्छे मैनर में, अच्छे चीजों में क्या करे, ग्रो करे। टाउट्स का मतलब होता है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सोलिकेटी कस्टमर। टूर का मतलब होता है इंटाइस या टेम्प्ट, किसी चीज पे आपका प्रयास करना। वेटरीज का मतलब होता है डिवोटीज। एलिवेट का मतलब होता है एग्जिट। उसके बाद कह रहा है प्रोपगेट, मतलब स्प्रेड आइडियाज, बिलीव्स इटीसी मोर वाइडली। ठीक है, जब ज्यादा किसी चीज को फैलाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोवोक। उसके बाद कहता है आपका बिहेव्स, बिहेव्स मतलब बी राइट और नेसेसरी, कोई चीज अच्छा होना या सही होना। उसके बाद कह रहा है अडियर्ड, किलिंग का मतलब होता है अडियर्ड या स्टिक, किसी चीज से चिपके रहना। मिलते अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।